आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप लोगों के लिए लाइव मॉक्स कराए जा रहे हैं। लाइव मॉक 8 कंडक्ट कराया गया था। इसका डिटेल्ड एनालिसिस एंड मैथ सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है, जो रिसेंट वीडियो है हमने चैनल पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज अपलोड करी हैं, आप जरूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम मिलता है। और रेलवे के बेस्ट क्वेश्चंस अलग से करा रखे हैं। उसके अलावा जो भी लाइव टेस्ट कराए गए उनका मैथ्स का सॉल्यूशन सभी का मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी कराया और एनालिसिस भी आपको बताया। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, बाकी इस मॉक में आपके जो भी स्कोर हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करिए, बताइए। टेस्ट कैसे दे सकते हैं? आरबी की वेबसाइट पे गए, फ्री टेस्ट पे गए और यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी आपको टॉप पे दिख जाएगा, उससे ओपन करके आप टेस्ट दे सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आरबी की अगर डाउनलोड करिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से डाउनलोड करके। उसमें भी सेम प्रोसेस है, ऐप को खोलेंगे वहां पे फ्री टेस्ट दिखेगा। ठीक है, और उसके ऊपर क्लिक करके आपको ये टेस्ट दिख जाएंगे। हमने क्या किया एनटीपीसी के जो देखो जो लाइव टेस्ट हो रहे हैं ना, उसके हमने सेक्शनल टेस्ट भी बना दिए, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के। अगर आपको फुल लेंथ नहीं देना तो जो अभी तक टेस्ट हो चुके हैं 8, उनके आप सेक्शनल भी दे सकते हैं इफ यू नीड कि यार मेरे को पूरा फुल लेंथ देने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ मैथ्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, रीजनिंग करना चाहता हूँ, तो उसका ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है। ये भी फ्री है और जितने भी अभी तक 8 के 8 टेस्ट हुए हैं ये आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे, तो आप सारे के सारे टेस्ट कल से ही दे पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल टेस्ट है, जैसे कि आपको पता है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए, इसके लिए कोई भी पेमेंट आप लोगों से नहीं ली जा रही है। ये जब तक आपका एनटीपीसी एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक ये सारे के सारे हम आप लोगों के लिए फ्री रखेंगे। ठीक है, अभी तक जो ये लाइव मॉक 1 चल रहा है इसमें 8000 से ज्यादा बच्चे दे चुके हैं। आज रात तक वैसे भी इसका टाइम था ही, ओपन रहेगा ही। ज्यादातर लोगों का स्कोर 61 to 70 के रेंज में है और जो एवरेज स्कोर गया इस मॉक में 60। अब जैसे आप देखेंगे जो पहले मॉक से और इस मॉक तक आते आते जो सीरियस एस्पिरेंट है वही एक्टिवली मॉक को दे पा रहा है। बाकी लोग क्या हो रहा है कि मॉक दिया, यार मेरा तो इतना सारा पढ़ने का बचा हुआ है, इतना सारा रिवीजन का बचा हुआ है, तो जो नॉन सीरियस बच्चे हैं वो धीरे धीरे मॉक से कम होते जा रहे हैं। इसलिए जो एवरेज स्कोर है मॉक के अंदर वो बढ़ता भी जा रहा है। हालांकि पेपर का लेवल ऐसा वेरिएशन नहीं आ रहा कि पिछले मॉक में एवरेज अगर 57 चल रहा था और इस मॉक में 60 चल रहा था, तो इस मॉक के लेवल में बहुत ज्यादा गैप होगा। थोड़ा बहुत 19 किसका होगा, लेकिन जितना वेरिएशन दिख रहा है यहाँ पे एवरेज स्कोर में, इतना लेवल में डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो सारे मॉक के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर इस मॉक में बात करें हम तो 75 प्लस 1350 एस्पिरेंट्स ने स्कोर किया है। ठीक है, एवरेज स्कोर 60 के आसपास है, मीडियन स्कोर 64 के आसपास था। ओवरऑल लेवल मॉडरेट ही है। ठीक है, इजी साइड ये भी नहीं जाएगा 60 एवरेज होने के बाद भी। परसेंटाइल स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, 8 के 8 मॉक है। जैसे फर्स्ट मॉक को 25,000 एस्पिरेंट्स लोगों ने दिया, फिर 23, फिर 20, फिर 21, 17, इस तरीके से चल रहा जा रहा है। क्योंकि अब सारे मॉक्स ओपन हो गए हैं तो अब दोबारा से ये होगा कि लास्ट के मॉक्स हो सकता है थोड़े कम बच्चे दे और आगे के मॉक्स फिर से ज्यादा बच्चे दे रहे हो। सेफ स्कोर इस मॉक की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से जो सेफ स्कोर रहेगा इस मॉक का, यूआर से 74, ओबीसी से 69, ईडब्ल्यूएस से 66, एससी से 64 और एसटी से 61। स्टार्टिंग के जो 2 मॉक्स बनाए थे उसमें हमने थोड़ा सा जो पेपर का लेवल था स्टार्टिंग के 3 मॉक्स के अंदर ज्यादा अच्छा रखा था। उसके पीछे रीजन ये भी था कि क्योंकि एग्जाम में आपके बचे हुए थे 20 दिन और जरूरी ये था कि उस टाइम पे आप पढ़ाई करें। कुछ बच्चे बहुत इजी मॉक्स देखे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार नहीं ये तो सारी चीजें मैं कर ही लेता हूँ, कि पढ़ने की क्या जरूरत है, रिवीजन की क्या जरूरत है, बिना रिवीजन के भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो कोशिश ये रहती है कि स्टार्टिंग के मॉक्स हम जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट बनाते ही हैं, जिससे कि आप लोग अपना ट्रैक पे आ जाए। एग्जाम से 20 दिन पहले जो भी मॉक्स होंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आएगा तो हम एग्जाम लेवल की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं कि पेपर का लेवल एक मेंटेन कर ले, जिससे कि आपको एग्जाम जैसी फील पूरी की पूरी आए। ठीक, तो ये सारे मॉक्स आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया। और सीजीएल का भी लाइव टेस्ट चल रहा है अभी। ठीक है, सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। लाइव मॉक 18 आप दे सकते हैं जाके कल तक। ये फ्री है लाइव मॉक्स सारे के सारे, और इसके अंदर भी हमने कुछ चेंजेस करे हैं लाइव मॉक्स में, वो जल्दी मैं एक अलग वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा सारी चीजें। कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी से ऑफिसर बैच या अदर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज ले सकते हैं। चलिए मैथ्स के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और सारे एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस के अंदर। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 91, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इन तीनों का मान दे रखा है। हमें 3x बाई जेड का मान बताना है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर फॉर्मूले आपको पता है, इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में यहाँ पे हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इस तरह, इसके बहुत सारे मल्टीपल
तरीके से हम ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें एक फॉर्म ये भी होती है जिससे हम जब इस तरह की चीजें दे रखी होती हैं x प्लस वाई प्लस जेड ये दे रखा और ये दे रखा और हमसे ये वाला कुछ पूछ ले तो हम अपनी वैल्यू को निकाल पाते हैं। ठीक, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आएगा। जैसे ये वाली वैल्यू तो मेरे पास आ गई 925। ठीक है, एक काम करते हैं 3x/z निकालना है तो वो हमारा इधर चला जाएगा और इधर वाला पार्ट हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 9, 3 इंटू में 91 है माइनस में 9 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2। ठीक, सोल्व करके आंसर निकालेंगे। जैसे 3 इंटू 91 और ये हमें पता है ये बनेगा 81, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं इसे 2 इंटू 91 प्लस 91 लिखूंगा, तो 91 में से 81 घटाऊंगा तो 10 बचेगा। 2 इंटू 91 होगा 192। ठीक है, 192 182 प्लस 10 192 आ जाएगा। 192 को अगर मैं 2 से विभाजित करूंगा तो बचेगा 96, तो 925 माइनस 9 इंटू में 96 यही होगा। अच्छा, अब यूनिट डिजिट चार ऑप्शन की अलग दिख रही है, यूनिट डिजिट से कर लो। ये 5 है, 9 में 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, 5 माइनस 4 क्या देगा यूनिट डिजिट 1, तो यही आंसर हो सकता है मेरा। ठीक, चले आगे, क्योंकि नेगेटिव में कुछ नहीं था तो मेरे को इसका नहीं देखना था, मेरे को पता है यही बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो एडिटिव यूनिट डिजिट से हमने कर लिया। 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कह रहे हैं ये वर्टिसेस है एक ट्रायंगल की, तो आप बता दो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा हो जिसके वर्टिसेस अगर मैं मान लूं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो हम कहते हैं सर एरिया क्या होता है। ये होता है मेरे पास एरिया हाफ इंटू में कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मान लो मैं x1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो x1 और फिर y2 और y3 का डिफरेंस y2 माइनस y3। अच्छा, ये चीज क्या होती है हमारी मॉड्यूलस में होती है, तो इसे ऐसे मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव रिजल्ट ही लेंगे। अब x1 से हम चले जाएंगे x2 पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x2 आ गया तो अब अगले वाला y लेना y3 और y1, तो y3 माइनस y1 और आगे बढ़ेंगे। अब x3 आएगा तो x3 ले लिया तो y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। ठीक है, सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो मिल जाएगी। इसमें हमारे पास 1/2 क्या क्या वैल्यूज दे रखी है हमें, 3 8 6 2 और x4 है, लिख लिया। तो पहले हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे मॉड्यूलस में, x1 माना 3, फिर क्या होगा 2 माइनस 4 क्या आएगा -2, फिर प्लस में मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, फिर क्या आएगा 4 माइनस 8 -4, फिर मैंने आगे लिखा यहाँ पे x और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 8 माइनस 2 डेट इज 6, यही आएगा। और ये वाला एरिया मेरे को किसके बराबर दे रखा है, 18 के। सोल्व करेंगे 18 2 36 हो जाएगा। इधर मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूलस में -6 -24 तो -30 प्लस 6x, ये वाली वैल्यू आप देखेंगे 6 कॉमन लेके मैं बाहर काट भी सकता हूं, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बचेगी 6 और मॉड्यूलस में -5 प्लस x। अब मेरे पास यहाँ पे जो ये रिजल्ट है, ठीक है, ये प्लस माइनस में 2 रिजल्ट दे सकता है। आप कह सकते हैं सर ये वाली वैल्यू मेरे पास +6 भी हो सकती है और ये वाली वैल्यू -6 भी, दोनों ही केसेस में जो एंड रिजल्ट निकलेगा मॉड्यूलस के बाद वो मेरे पास क्या आएगा, +6 ही आएगा। मैं किस वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंदर वाले पार्ट की, इसकी। तो अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास +6 है तो 5 जाके ऐड हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 + 5 11। अगर ये -6 लेता तो x क्या हो जाता मेरे पास, यहाँ पे +5 जाता तो ये बचता मेरे पास -1। क्या x मेरे को -1 ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा, 11 ही दे रखा है, तो इसी के साथ मेरे को जाना पड़ेगा और ये आंसर आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, इन दोनों वैल्यू पे आपको सेम ही एरिया मिलेगा। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि क्या आंसर बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन लग रही है, आप चाहें तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करने का ज्यादा मन ना हो तो मेरे ख्याल से डिटेल सम वगैरह से भी हो जाएगा। अगर मैं पूरा सोल्व करके देखूं तो क्या वैल्यू बनेगी, आप कहेंगे सर 6 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 3।
ठीक है, इधर भी अगर आप काटेंगे तो 0.6 बनेगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 27.6 है और इधर माइनस में 3 और इंटू में यहाँ पे 8.01 और यहाँ पे 9 इंटू 9 0.81 ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर डिजिटल सम से करना चाहो तो चारों ऑप्शन अलग हैं, आप यूनिट डिजिट से भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट डिजिटल सम आई थिंक ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि देखो 8 और 1 डिजिटल सम 0, 8 और 1 डिजिटल सम क्या आ जाएगा 0, मतलब 9 मतलब 0 ही होता है, तो 3 इंटू 0 इस पूरे का डिजिटल सम हो गया 0, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वही आंसर आएगा। 7 और 2 9 बन गया 9, 9 हट जाएगा तो बचेगा 6, डिजिटल सम 6 आया, तो मेरा आंसर जो होगा वो भी 6 ही हो सकता है और कोई नहीं होगा। मैंने डिजिटल सम लगा दिया यहाँ पे। कैलकुलेशन भी कोई खास मुश्किल नहीं थी, बट डायरेक्टली करना है तो ये तरीका है। कहता है अगर हम एक आर्टिकल को 31 रुपीज का बेचते हैं तो शॉपकीपर को 7% का क्या होता है लॉस। कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100% मानते हैं, 7% का लॉस होगा तो मैं कह सकता हूँ 93% किसे रिप्रेजेंट करता है, 31 को रिप्रेजेंट करता है। हमें बताना प्रॉफिट क्या होगा जब सेम आर्टिकल को 35 का बेचा जाए। 35 का बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, क्या आप ये निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर 31 93 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 31 से काट दूंगा तो 3% को 3 टाइम्स जा रहा है ना ये इसका, तो मैं कहूंगा 1 रुपीज 3% को रिप्रेजेंट करता है। 35 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 35 इंटू में 3% डेट इज 105% को। तो जब मैं 35 का बेच रहा हूं तो कितने का बेच रहा हूं, 105% पे। सीपी था मेरा 100%, तो कितने का फायदा हो गया, 5 का, तो 5% ही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हमें हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से ही जाएं, आप अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि वैल्यू की टर्म्स में ना लेके मैंने परसेंटेज की टर्म्स में देख लिया और अपना आंसर इजीली निकाल लिया। अगला सवाल, इसका हमें एचसीएफ बताना है। अब देखो एचसीएफ में कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं। अब जैसे वेरिएबल्स का निकालना है तो p की पावर 5 और यहाँ पे p की पावर 3 है, तो p की पावर 3, q की पावर 2, q की पावर 4, तो q की पावर 2। 70 और 28 का एचसीएफ निकालूंगा, किससे कटेंगे आपको पता, 14 2 जा 14 5 जा, तो 14 p3 q2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट। कहता है अमित ने 9600 रुपीज दुबे को दिए 4 साल के लिए और 12,600 राघव को दिए 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। जो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं, जो उसे अमाउंट मिला वो मिला 12,168 एज इंटरेस्ट। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं मान लेता हूं R%, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होंगी, आप कहेंगे सर इस पे अगर R% का ब्याज लगाऊंगा, परसेंट मतलब 1/100, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 96R। ये हो गया इसका 1 साल का ब्याज। कितने साल के लिए दिया, 4 साल के लिए, तो इंटू में 4। फिर मैंने राघव को दिया कितना, 12,600। ये तो R% लगाऊंगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, तो मैं कहूंगा 126R बनेगा। कितने साल का ब्याज, 1 साल का। और कितने साल के लिए दिया है, 5 साल के लिए दिया है। टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे कितना मिला, 12,168, और हमें R का मान बताना है कि क्या होगा। अब आप ध्यान देंगे ना, R मेरे को क्या दे रखा है ऑप्शन में, क्या इंटीजर वैल्यूज दे रखी है ना, फिक्स्ड वैल्यूज। तो क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, आप देखो यूनिट डिजिट से करके देखते हैं कि भाई क्या आंसर आ सकता है। 6 को 5 से करूंगा तो यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे 6 को 4 से करूंगा तो यूनिट डिजिट 4, 4 प्लस 0 यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4। अब 4 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे मेरे पास जो भी नंबर बनेगा 4R और यहाँ पे कुछ होगा, 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाए, या फिर मैं कहूं जब डिवाइड करने जाऊंगा इससे R का मान क्या होगा, 12,168 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। 4 में क्या मल्टीप्लाई करके 8 आ सकता है, आप कहेंगे सर या तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 8 मिलेगी, या फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 8 मिल सकती है। तो जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 2 या फिर 7। 2 तो दिख रहा है, 7 कहीं नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस थोड़ा सा दिमाग अपना ओपन रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट्स हैं, जो लूजिंग कैंडिडेट है उसे कितना मिला, 46% टोटल वोट्स के। जो अपोनेंट है इसका उसे 5500 वोट ज्यादा मिले और वो 5% के मार्जिन से जीत गया। 5% का मार्जिन मतलब इसमें 5% बढ़ा दो तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 51% उसे मिले होंगे। और जीता भी वो किससे है, 5500 वोट से जीता, तो ये 5% ही मेरा किसे रिप्रेजेंट करता है, 5500 को भी रिप्रेजेंट करता है।
हमें बताना है टोटल इनवैलिड वोट्स। भाई इनवैलिड वोट्स कौन से होंगे, या तो इसे मिले या इसे मिले, क्योंकि दो कैंडिडेट्स के बीच में बाकी सारे वोट्स इनवैलिड होंगे, क्योंकि वो हम नहीं पता कर पाए कि इसे मिले या इसे मिले। तो अगर इन दोनों का मैं सम करता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 97%। तो इनवैलिड वोट्स कितने होंगे, 100 में से 97 घटाऊंगा तो 3%। 5% 5500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% 1100 को करेगा, और 3 इंटू में 1100, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 3300। क्या यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अगले सवाल पे चलता हूं मैं। √5 प्लस √11, √5 माइनस √11, इसका वैल्यू बताना है। तो आप कहेंगे सर a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 11 ये बचेगा, और ये वाली वैल्यू -6। बहुत ही बचकाना सवाल जो एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये। चलो अगला सवाल हमारे पास कहता है, एक टैंक में क्या है, 3 टैप्स हैं। जो पहला टैप है वो 8 घंटे में, जो दूसरा टैप है वो 1 दिन में। 1 दिन में मैं 24 आवर्स लिख सकता हूं, तो 24 लिख लिया मैंने। और जो तीसरा टैप है वो 16 घंटे में टैंक को क्या कर सकता है, फिल कर सकते हैं। बट टैंक में एक होल भी था बॉटम पे, जिसकी वजह से जो भरा हुआ टैंक है वो 16 घंटे में खाली हो सकता है। तो मैं डी को मान लेता हूं जो टैंक खाली करने का काम करेगा, और ये 16 घंटे में टैंक को क्या करेगा, खाली करेगा। अब कहता है कि होल जब डिटेक्ट हुआ वो 1 घंटे के बाद डिटेक्ट हुआ, जब ये तीनों पाइप हमने खोल दिए थे उसके बाद, और 1 घंटे के बाद डिटेक्ट होते उसे फिक्स भी कर दिया। तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में तीनों टैप्स को मिला के। तो जब भी इस तरह का सवाल होता है, हमें टाइम दे रखा होता है, तो टोटल वर्क या टैंक की कैपेसिटी हम कितना मान लेते हैं, इन सब का एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना आ गया भाई मेरे पास, आप कहेंगे सर 8 और 24 का 24 और 16 का 48, तो 48 ही एलसीएम आ जाएगा। और एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पहले की एफिशिएंसी 6, दूसरे की 2, तीसरे की मेरे पास 3, और इसकी भी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, क्योंकि ये खाली करने वाला काम है। तो ये पहले घंटे में कितना काम होगा, आप कहेंगे सर पहले घंटे में चारों टैप काम कर रहे हैं, तो 6 और 2 8 और 3 11 -3, पहले घंटे में तो होगा 8 काम, इन सब ने काम किया। फिर इस टैप को हटा दिया गया पहले घंटे के बाद, तो बाकी का जो टाइम है इन सारे टैप्स ने काम किया। तो 6 और 2 8 और 3 11, ये मान लेते हैं इन टैप्स ने टी टाइम तक काम किया और हमारा टैंक भर दिया, डेट इज 48। हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 8 की एफिशिएंसी से 1 घंटा काम हुआ, और ये टी 1 प्लस टी का मान बता। ठीक, सोल्व करेंगे। यहाँ पे 8 घटाऊंगा तो 40, टी का मान 40/11, और यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है, अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप कहेंगे सर 37/11 ये हो गया, क्योंकि 1 घंटा स्टार्टिंग में भी लगा था। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 + 3 डेट इज 4, 47/11 मेरा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अब जब देखा आपने कि भाई ये भी 16 घंटे में कर रहा है, ये भी 16 घंटे में, तो मेरे को समझ में आया 1 घंटा, जब स्टार्टिंग में दोनों काम कर रहे हैं तो इन दोनों को हटा ही देता हूं, स्टार्टिंग में 1 घंटा बस ये दोनों से काम करवा लेता हूं। तो 8 की एफिशिएंसी से पहले घंटे काम हुआ, तो 8 इसमें से घटाऊंगा तो बचा 40। ठीक है, अब 40 कौन काम करेंगे, ये तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 11, तो 11 1 घंटा पहले काम हुआ, उसके बाद इतना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, और आपको मिल जाएगा 47/11। ठीक है, ये प्रैक्टिस के बाद चीजें अपने आप ही आपको दिखने लग जाती हैं, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरा बेसिक वर्जन हो गया। अगला सवाल मेरे पास एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कह रहा है कि 1 मार्क दिया जाता है करेक्ट आंसर के लिए, और 0 मार्क्स दिए जाते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए, और आधा मार्क्स डिडक्ट हो जाता है हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अंबिका ने 150 क्वेश्चंस करे और उसके 120 मार्क्स मिले, तो हमें बताना है कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट है। अब यहाँ पे आंसर का मतलब यह है कि उसने कुछ छोड़ा नहीं है, आंसर करे 150 लेकिन मार्क्स मिले 120, तो कितने क्वेश्चंस उसके, कितने आंसर उसके करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो मेरे भाई ये बताओ उसके 120 नंबर आए हैं, 120 से तो ज्यादा उसने सही करे होंगे, क्योंकि कुछ गलत भी करे होंगे, नेगेटिव भी होगा, तब जाके उसके नंबर 120 बने अटेम्प्ट, क्योंकि 150 करे थे। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 120 से बड़ा होगा, ये मेरे को दिख रहा है। तो भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ऑप्शन की मदद से अगर मैं चलूं, अगर मैंने कहा उसने 130 सही करे, तो गलत कितने करे होंगे, आप कहेंगे सर 20 गलत करे होंगे। गलत करने का कितना कटता है 1/2, तो कितना हो गया, ये हो गया 10। तो
130 सही करने के 130 नंबर, 130 माइनस 10, ये वाली वैल्यू आ गई 120। यही तो दे रखा है, सेटिस्फाई कर गया। ऐसे 140 में देखोगे गलत कितने हुए, 10। 10 की वजह से कितना घटेगा, 10 इंटू में 1/2 5। तो इसमें 140 में 5 घटाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 135। ये तो मेरा सही आंसर नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन की मदद से कर सकते थे। दो और तरीके हैं, एक आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, और एक बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से आप कहेंगे सर जो करेक्ट आंसर्स हैं उसे सी मान लेता हूं, जो रॉन्ग आंसर्स हैं उसे मैं डब्ल्यू मान लेता हूं। टोटल कितने हो गए, 150 करें। हर करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे, 1। तो 1 इंटू में सी। रॉन्ग क्वेश्चन के डिडक्ट होंगे 1/2, तो -1/2 और इंटू में रॉन्ग, और टोटल मार्क्स कितने बने मेरे, 120। सोल्व करके हमें करेक्ट आंसर ही बताना था, तो मैं कहता यार इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें ये घटा देता हूं, तो भी मेरे को आंसर मिल जाएगा। आप कहेंगे सर यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, इसमें ऐड करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, ये नेगेटिव में, तो मेरे पास यहाँ पे ये W वाला कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3C, और ये 240 प्लस 150, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 390, और यहाँ पे C का मान आ गया 130। एक तरीका ये हो सकता है, ये हो गया बेसिक वर्जन। और आखिरी तरीका हमारे पास एक एलिगेशन का होता है। एलिगेशन भी हम इस तरह के सवाल में लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर टोटल क्वेश्चंस 150 के 150 मैं मान लेता हूं उसने सही कर दिए, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 150 मिलेंगे। 150 के 150 गलत कर दिए तो कितना होगा, 1/2, डिडक्ट 1/2 इंटू 150, तो माइनस का 75 रह जाएगा। एक्चुअली में उसे मिले कितने हैं, 120। इनमें एलिगेशन लगा दो तो आपको रेशियो मिल जाएगा करेक्ट और रॉन्ग क्वेश्चंस का। 120 में से माइनस 75 करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 195, सॉरी, ध्यान रखना यहाँ पे गलती मत कर देना कभी 120 में से खाली 75 घटा दो। ये बड़ी वैल्यू, बड़ी में से माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इसमें से ये घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 30। 15 से कट जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 13, और ये आ जाएगा 2। टोटल क्वेश्चंस कितने, 15 रेशियो। 15 रेशियो किसके बराबर है, 150 के बराबर। एक रेशियो किसके बराबर, 10 के बराबर। 13 करेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए, 130। कोई भी तरीका जमा सकते हैं, ऑप्शन से करना बहुत ज्यादा आसान है डायरेक्टली, वरना ये एलिगेशन हो गया और ये बेसिक हो गया। ठीक, इसे सोल्व करके बताना कि भाई ये नेचुरल नंबर, इरेशनल, रेशनल और या होल नंबर क्या बनेगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर दैट इज 5, b स्क्वायर दैट इज 7 प्लस 2ab, तो 2 इंटू में √5 इंटू में √7। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू 12 प्लस 2√35 आ गई, रूट वाला अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट कॉमन आके। अब ये तो मेरा रेशनल पार्ट है, √35 बाहर नहीं निकल सकता, तो ये वाली वैल्यू होती है इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल देता है मेरे को इरेशनल रिजल्ट, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो भाई ये नहीं आ रहा, रेशनल नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल बन गया। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारे पास बढ़िया सवाल है, कहता है कि बता दो डिफरेंस क्या होगा पॉपुलेशन में 3 साल पहले और 2 साल पहले एक टाउन की, अगर उसकी करंट पॉपुलेशन है इतनी और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है 20% से हर साल। तो कह सकते हैं भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन, 1 साल पहले की पॉपुलेशन, 2 साल पहले की पॉपुलेशन और 3 साल पहले की पॉपुलेशन। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, और हर साल मेरी पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कितने से इंक्रीज कर रही है, 20% से। तो मैं मान लेता हूं यहां पे पॉपुलेशन प्रेजेंट कर देता हूं। 3 साल पहले की पॉपुलेशन को क्या मैं पी मान सकता हूं, ठीक है। आप कहेंगे सर हर साल इंक्रीज करेगी, 20% क्या होता है मेरे पास, हम कहेंगे 1/5, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये P2, ये इसका 1/5 ज्यादा होगा। P2 को मैं ये तो लिखूंगा कि भाई 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसका 20% बढ़ गई, तो 1/5 और बढ़ गया P3। तो बेसिकली मेरे पास P2 का मान ये आएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं भाई इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, इसके 20% का ही है। तो मैं कह सकता हूं हमें जो वैल्यू निकालनी है P डिवाइडेड बाय 5 ही निकालना है। P मान लिया मैंने 3 साल पहले की पॉपुलेशन को, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहां से, ये मेरी 3 साल पहले की पॉपुलेशन थी, 20% बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा अगले साल। आप कहेंगे सर P3 प्लस 1/5 P3, तो ये मेरे पास 6/5 P3 हो जाएगा, या फिर अगर P3 को P माना है तो P। तो हर साल मेरे पास 6/5 टाइम्स हो जाएगी पॉपुलेशन। यहाँ पे 6/5 से गुना करना पड़ेगा,
फिर यहाँ पे 6/5 से और फिर यहाँ पे 6/5 से प्रेजेंट में पहुंचने के लिए, तो 3 बार करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 6/5 का होल क्यूब, और ये मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन के बराबर आ जाएगा, डेट इज 182,520। क्या यही है? यही दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर। हमें p/5 निकालना है, तो आप कहेंगे सर 5 जो नीचे है उसे एज इट इज रख लो, 6 क्यूब मेरा इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 182,520। यहाँ पे आएगा 6 क्यूब, लिखना चाहो तो आप 216 भी लिख सकते हो, और 5 स्क्वायर इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यही होगा। और ये वाली वैल्यू मेरी इसके बराबर आ जाएगी जो मुझे निकालना है। डायरेक्टली क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रैक्टिस के बाद ये चीज हम सिंगल स्टेप में क्वेश्चन पढ़ते भी मैं लिख देता ये वाली चीज, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, एसएससी में भी आ चुके हैं, रेलवे में भी आ चुके हैं। बेसिक से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। हमें बताना है अब ये वैल्यू सोल्व करके क्या आएगी। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, 216 में कोई 25 का फैक्टर है क्या? नहीं है, 25 से ये नहीं कट सकता, तो मेरा आंसर जो भी होगा क्या वो 25 का मल्टीपल होगा? 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए। 35 25 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 25 25 से कट रहा है, कट रहा है। 15 25 से कटेगा नहीं, 45 कटेगा नहीं। यही आंसर है। सोल्व करना चाहो कर लो। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि पी क्यू आर एस क्या है? एक ट्रेपीजियम है जिसमें क्यू आर पैरेलल है पी एस के। तो पी यहां से स्टार्ट करेंगे जिससे कि क्यू आर मेरा क्या हो जाए, पी एस के पैरेलल हो जाए। ठीक, पी आर बराबर दे रखा है आर एस के, तो पी आर बराबर है आर एस की, ये दोनों साइड बराबर दिखते मेरे को समझ में आ गया भाई। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल इक्वल। पी क्यू आर हमें 84 दे रखा है, क्यू पी आर 36। हमें बताना है पी आर एस, ये वाला कौन बताना है कि कितना होगा। कैसे सोल्व करेंगे भाई? आप ये बताओ मेरे को, ये वाली साइड दोनों पैरेलल है। अगर 2 लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्स खींच दूं मैं, तो मैं कहता हूं इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो 84 प्लस 36 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या ये 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां से मैं थीटा का मान निकाल सकता हूं, इन दोनों का सम करेंगे 120, ये आ गया 60। अगर थीटा 60 आ गया तो भाई ये भी 60 हो गया। 2 एंगल 60 तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली 60 होगा, तभी तो सम 180 बनेगा इस पूरे ट्राइंगल के अंदर। तो आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है। अगला सवाल कहता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो क्लास की मिड वैल्यू है वो 16 दे रखी है और विड्थ दे रखी है हमारे पास 8। तो हमें बता दो लोअर लिमिट क्या होगी क्लास की। अच्छा, इसका में आप ध्यान रखिए, जो मिड वैल्यू होती है ना वो होती है मेरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या फिर मैं इसे इस तरीके से भी कह सकता हूं। एक तरीका तो ये हो सकता है मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा कि 10 से लेके 20 के बीच में हमारे पास इस एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा यहाँ पे, ये हमारा एज ग्रुप हो गया कि यहाँ पे 5 बच्चे हैं। ठीक है, 20 से लेके 30 एज ग्रुप में हमारे पास कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारा एज ग्रुप और ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो अब कोई ये क्लास है, इसे बेसिकली हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये हमारी इसकी होती है लोअर लिमिट, ये होती है इसकी अपर लिमिट और ये होती है इसकी विड्थ, और इसे बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो हमारे पास जो मिडल वैल्यू होती है वो कहते हैं हम इन दोनों का क्या हो गया, एवरेज हो गया। 10 + 20 भाग 2, उससे मेरे को मिडल वैल्यू मिलती है, और इसकी मिडल वैल्यू निकालनी होती तो क्या आ जाती, 15 आ जाती। अगर हमें मिडल वैल्यू दे रखी हो और हमें यहाँ पे क्या दे रखा हो, विड्थ दे रखी हो, सॉरी, तो मैं क्या अपना बता सकता हूं कि मेरे पास लोअर लिमिट या अपर लिमिट क्या होगी। आप कहेंगे सर लोअर लिमिट होती है मेरे पास मिडल वैल्यू माइनस विड्थ डिवाइडेड बाय 2, और मेरे पास जो अपर लिमिट होती है वो होती है मिडल वैल्यू प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो मिडल वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें, 16, विड्थ दे रखी है 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा मेरे पास 16 - 4 दैट इज 12। और रेंज आपसे पूछा, अपर लिमिट पूछ लेता तो आप कहते हैं सर यहाँ पे 16 + 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता 20, है ना। तो रेंज मेरी बनती 12 से लेके 20 के बीच में। ठीक, और मिडल वैल्यू निकालोगे तो 16। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये रहता है, इसमें और कुछ नहीं है। एक रोम्बस दे रखा है हमें, ठीक है, कहता है इसका जो एक डायगोनल है वो 55% है उसके अदर डायगोनल के।
है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का मेरा रोम्बस हो सकता है कि भाई ये रोम्बस बन गया, ये डायगोनल मेरे पास जो भी है, तो ये x है तो ये 55% x हो सकता है। कहता है एक स्क्वायर बनाया गया किस पे, उस डायगोनल पे जो लोंगर है। तो भाई लोंगर कौन सा होगा, ये तो 55% इसका छोटा हो गया। तो इस पे हमने क्या करा, एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती हैं, तो एक्स एक्स हो जाएंगी। तो हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस टू डेट ऑफ द स्क्वायर। ठीक, तो कैसे कहेंगे, आप कहेंगे सर एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो पहला डायगोनल है मेरे पास x और दूसरा डायगोनल क्या है 55% ऑफ x। 55% क्या होता है 11/20x। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मैंने x माना तो एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास ये बचेगा, इनका रेशियो बताना था। तो 11 इधर बच गया और इधर आ गया 20 इंटू में 2 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि रेशियो ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एन एक्यूट एंगल इज 5/12। तो हमें बताना है कि साइन का मान क्या होगा, साइन ऑफ डेट एंगल। आप कहेंगे सर साइन बाय कोसाइन क्या होता है, 10 होता है। 10 क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। हमें साइन बताना है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5 बेस 12, तो हाइपोटेन्यूज किसके साथ, 5 और 12 ट्रिपलेट बनाते हैं, 13 के साथ। तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डेट इज 5 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोड्यूस्ड एंड अ परपेंडिकुलर सीएफ इज ड्रॉप्ड ऑन इट। मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, है ना, इसकी एक मीडियन बना ली मैंने एडी। मीडियन क्या करती है, साइड को 2 इक्वल भागों में बांट देती है। इसे हमने और आगे बढ़ाया और इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, डेट इज सी एफ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास। आगे कहता है बी को हमने बढ़ाया और वो एडी पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया। बीसी 78 दे रखा है। अगर ये पूरा 78 है, हमें पता है कहीं ना कहीं ये बीच में काट रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू 39 होगी और ये वाली वैल्यू भी 39 होगी। ठीक है, मीडियन दे रखा है, इसका मतलब यही है। डीएफ 36 है, तो डी ये एफ पॉइंट था, ये वाली दूरी 36 दे रखी है। हमें बताना है मान क्या होगा बी का, ये वाली दूरी बतानी है। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे, अगर आप ध्यान दें इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो गया और ये साइड मेरी क्या हो गई, ये वाली साइड इक्वल हो गई। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल। अब ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल और बीच की साइड इक्वल, ये एंगल बीच की साइड और ये वाला एंगल इक्वल। तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, आप कह सकते हैं सर बी डी ई ट्राइंगल कोंग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी डी एफ के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड एंगल। और अगर कोंग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि भाई जो ये वाली दूरी है सी एफ, ये इस एंगल के सामने, इसके अपोजिट एंगल इक्वल ये था, तो इसके सामने वाली साइड डेट इज बी। तो मेरा सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, बी के। बी का मान बताना है, सी एफ का तो मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये 90 डिग्री है, ये मेरे पास 39 है और ये 36 है। तो ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक बेस मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ये वाली साइड किसके बराबर, 39 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। फिगर देख के कंफ्यूज मत होना, फिगर में 90 डिग्री ये दिख रहा है और आपको ये हाइपोटेनियस लगेगी भी, लेकिन हाइपोटेनियस क्या है, ये है, ये मेरी हाइपोटेनियस वाली साइड है। तो यहाँ पे 39 माइनस 36 होता है 3, 39 प्लस 36 होता है 75, 75 इंटू 3 225 होता है, जो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 आ गया। और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एफ सी इक्वल्स टू बी। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास, हालांकि आपने जब यहाँ पे 36 और 39 को देखा
तो आप ये भी चेक कर सकते थे भाई ये किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 से कट रहे हैं तो ये 12 हो जाएगा और ये 13। 13 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, आप कहेंगे सर 5 के साथ, और क्योंकि यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5 × 3 15। ठीक है, ये सब चीजें भी सोची जा सकती हैं। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक स्पीड बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड 16 किलोमीटर पर आ रहा है, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आ रहा है। जो डिफरेंस है अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम जाने में 2 ट्रिप्स को कंप्लीट करने का, वो 12 मिनट दे रखा है। तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 एंड्स क्या होगा। मैं मान लेता हूं यहां से एक बोट क्या जा रही है, स्टार्ट कर रही है, यहां जाना है, ये अपस्ट्रीम जाना है और यहां से वापस आएगी तो ये डाउन स्ट्रीम आएगी। अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि पानी के बहाव के खिलाफ जा रहा है। अब वो 2 ट्रिप कर रहा है, पहले क्या करा, यहां से यहां तक गए, वापिस आए, एक ट्रिप, फिर दूसरी ट्रिप। तो 2 ट्रिप में 2 बार अपस्ट्रीम डिस्टेंस और 2 बार डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जाना पड़ेगा। टाइम भी अपस्ट्रीम का 2 बार लगाएंगे। तो मैं कहूंगा अगर ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, ठीक है, डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, x है। तो x डिस्टेंस 2 बार अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर x डिस्टेंस अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है हमें और करंट की स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड होती है मेरे पास, स्टिल वाटर की स्पीड में से करंट की स्पीड को घटा देते हैं तो ये आ गया अपस्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस में काट दिया तो अपस्ट्रीम टाइम आ गया एक बार का। एक बार का डाउन स्ट्रीम टाइम निकालूंगा तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 16 + 4। अब ये चीज हमने क्या करी, 2 बार करी तो इतना टाइम लगेगा। अब जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, वो हमें दे रखा है किसके बराबर, 12 मिनट के बराबर दे रखा है। 12 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर 12/60 हो जाएगा। क्यों आर में करा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आर में है। हमें यही बताना है कि भाई एक्स का मान क्या होगा। अब जो यहाँ पे एक्स का मान आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। ऑप्शंस भी दे रखे हैं, सोल्व करके अपना आंसर बता दो। सोल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पहले तो यार ये 2 परेशान कर रहा है, एलिमिनेट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से एलिमिनेट करूंगा तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ x को कॉमन ले सकते हैं, ये मेरे पास 12 बचेगा, ये 20 बन जाएगा। 12 और 20 का एलसीएम लूंगा तो 60, और यहाँ पे मेरे पास 5 - 3 ये आएगा और ये आ जाएगा 1/10। 10 से ये 0 कट जाएगी। आप देखेंगे 2 बचेगा, 2 से 6 को काटूंगा 3, तो x का मान उधर जाके कितना हो गया, 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल, इसे सोल्व करके भाई वैल्यू बता दो। देखो ऐसे सवाल ना चुटकियों में करते हैं, बचकानी हरकतें मत करना कि बेसिक से पहले से सिंप्लीफाई कर रहे हैं फिर सोल्व कर रहे हैं। 0.23 पे बार है, 0.22 पे बार है, सम कर दो सीधा सीधा। 2 और 3 कितना होता है, 5 पे बार, 2 और 2 कितना होता है, 4। 0.45 पे इंडिविजुअल बार लिख लो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.45 होल पे बार। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, और कुछ नहीं करना इसमें। अगला सवाल मेरे पास 2 कार है, अहमदाबाद से स्टार्ट होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जिसमें एक कार की स्पीड 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर ज्यादा है दूसरी कार की स्पीड से। अगर वो अभी 3500 किलोमीटर अपार्ट है आफ्टर 7 आवर्स, तो हमें बताना है सम ऑफ स्पीड्स ऑफ बोथ द कार। आप कहेंगे सर एक ये अहमदाबाद का पॉइंट मान लेता हूं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड या फिर जो डिस्टेंस का गैप होता है उनके बीच में, ठीक है, वो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की ऐड हो जाती है। अगर दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी तो मैं कहूंगा उन दोनों की स्पीड का जो सम होगा वही रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। उस स्पीड से इन्होंने 7 घंटे के अंदर आपस में गैप कितना बना लिया, 3500 का। स्पीड इनटू टाइम ही तो हमारा डिस्टेंस होता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं हम यही तो कहते हैं कि एक दूसरे से कितनी दूर चले जाएंगे एक गिवन टाइम के अंदर, वही हमारी स्पीड होती है। तो मैंने कंबाइंड स्पीड दोनों की s मान ली। अब 7 घंटे के अंदर 3500 किलोमीटर चले गए, हमें बताना सम ऑफ स्पीड वो क्या हो जाएगा, 3500 डिवाइडेड बाय 7, ये वैल्यू 500 ही तो आएगी। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास,
मुंबई से पुणे जाते हुए कार से ये रियलाइजेशन होता है कि एक टायर में 2 पंचर हैं, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे ये पाया जाता है कि जो पहला पंचर है वो अकेला टायर को खाली कर सकता है, मतलब टायर को फ्लैट कर सकता है 10 मिनट के अंदर, और जो दूसरा पंचर है वो टायर को अकेला 8 मिनट के अंदर उसकी सारी गैस निकाल सकता है, फ्लैट कर सकता है। अगर जो दोनों में टायर के अंदर पंचर की वजह से लीक हो रहे हैं वो कांस्टेंट रेट से गैस निकाल रहे हैं बाहर, तो हमें बताना है कि दोनों पंचर को मिला के टायर को फ्लैट करने में कितना टाइम लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है कि भाई एक जना एक काम को कितने मिनट में, 10 मिनट में कर सकता है, दूसरा जना उसी काम को कितने मिनट में कर सकता है, 8 मिनट में। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने टाइम में करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका भी आपके पास, 8 × 10 डिवाइडेड बाई 8 + 10। तो ये वाली वैल्यू 80 डिवाइडेड बाई 18 और ये वाली वैल्यू मेरे पास 40 डिवाइडेड बाई 9, और इसे मैं लिख सकता हूँ 5/9, ठीक है। बेसिक से करते तो आप टोटल वर्क को मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम दैट इज 40, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 5, कंबाइंड एफिशिएंसी 9, 40/9 इज नथिंग बट दिस, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकता है, फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूले लगा लो। कहता है कि भाई इनमें से कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी। अब भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल का मैंने पिछले मॉक्स में भी आपको फंडा बताया है। अगर डिनोमिनेटर में मेरा 5 की पावर n इंटू में 2 की पावर m, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो 5 और 2 का फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखो 15 और 600। अब यहाँ पे इसे अगर मैं काटूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज 3 से कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 200। अब 200 क्या होता है, ये तो मेरे पास 5 और 2 के फैक्टर्स में आ जाएगा। 100 क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और ये 2 से भी है तो मैं इसे 2 क्यूब इंटू में 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, तो यही आंसर हो भी जाएगा मेरा। बाकी दूसरा चेक करोगे तो भाई ये तो 7 का क्यूब होता है 343, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की कोई पावर नहीं मिल रही और ये इसे काट नहीं पा रहा, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। पॉइंट के बाद लगातार इनफाइनाइट तक वैल्यू चलती रहेंगी कुछ ना कुछ। अगर ये देखें तो भाई 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, एक 7 से एक 7 काट भी दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1/2 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 1। भाई यहाँ पे 7 फालतू मिल रहा है ना, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो इसे यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये निकालना भी चाहते हो कि भाई आप मेरे को समझ नहीं आ रहा सर निकाल के बता दो, 2 से काटूंगा 5 को तो कितना आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय क्या बचा 100, क्या आ जाएगा 0.025। ये वैल्यू होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, बाकी निकाल के देख लो आप, टर्मिनेटिंग कभी होंगे ही नहीं। कहता है इस फिगर में एंगल ए जो बराबर है वो एंगल पी के बराबर है, AC जो है वो बराबर है मेरे पास PR के। हमें बताना है कि अगर मेरे को PQR को ABC ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कौन सी कंडीशन से होगा। पहली कंडीशन कहता है कि भाई BC बराबर हो जाए QR के। अगर मैं BC को QR के बराबर करूंगा तो ये ASS प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि एंगल हो गया साइड हो गया साइड, एंगल साइड साइड। क्या ये कोई प्रॉपर्टी हमने कॉन्ग्रुएंसी की पढ़ी है? नहीं पढ़ी, तो इससे नहीं हो सकता। ऐसी कॉन्ग्रुएंसी की यहाँ पे SSA प्रॉपर्टी बता रहे हैं, SSA बता रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज भी हमने कभी पढ़ी नहीं, तो इससे हो ही नहीं सकता कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और लास्ट प्रॉपर्टी दे रखी है SAS, ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है, तो यही आंसर होगा। आप चाहे करके देख लो, AB = PQ। ये वाली दूरी भी अगर इसके बराबर दे दी तो आप कहेंगे सर ये वाली साइड के बराबर, इनके बीच का एंगल और ये वाली साइड, SAS प्रॉपर्टी लग गई और ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये भी हो सकती है सर AB = P तो यहाँ पे भी दे रखा है। अब AB = PQ अगर मैं सेकंड ऑप्शन से ले लूं तब भी मेरे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से? SAS से। SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक क्रिकेट टीम है जिसमें 12 मेंबर्स हैं, उसका जो कैप्टन है वो 36 इयर्स ओल्ड है और जो विकेट कीपर है वो 4 ईयर ज्यादा ओल्डर है कैप्टन से, ठीक है। अगर इन दोनों की एज को हटा दिया जाए तो जो एवरेज है ना रिमेनिंग प्लेयर्स की एज का, वो 2 साल कम हो जाएगा पूरी टीम के एवरेज से। तो हमें बताना है कि एवरेज एज ऑफ द होल टीम। अभी पूरी टीम की एवरेज एज क्या है?
बेसिक से अगर आपको कंफ्यूजन लगती है इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तो बेसिक तरीका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल कर दो। मेरे पास 12 मेंबर्स की टीम है, उनका एवरेज मान लेता हूं x, तो सम कितना हो जाएगा 12x, यही होगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 प्लेयर हटा दिए, एक तो कैप्टन जिसकी एज 36 है और दूसरा विकेट कीपर जिसकी एज 4 साल ज्यादा है, किससे, कैप्टन से भी, तो 36 में 4 और जोड़ दो तो ये हो गया 40। तो मेरे पास कितने लोगों की एज का सम हो गया, ये बचे हुए 10 प्लेयर की। अब जो बचे हुए 10 प्लेयर की एज है वो क्या है, पुराने एवरेज से 2 कम हो गई, तो मैं कहूंगा ये हो गया x-2। ठीक, सम ऑफ एज को इक्वेट कर दिया। सोल्व करके आपको x का मान बताना है, बता दो कितना ही टाइम लगेगा। 12 में से 10 को घटाऊंगा तो 2x, और यहाँ पे ये 76 हो गया, प्लस का बनेगा उधर माइनस का 2 बनेगा, तो 76 माइनस का 20 बनेगा, तो यहाँ पे 56 बचेगा और x का मान कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो मेरे पास सभी प्लेयर्स की एज मिला के कितनी है 28 है। अगला सवाल हमारा कहता है फरमान को 60% मार्क्स स्कोर करने पास होने के लिए, 60 नंबर लेके भी आया फिर भी 60 नंबर से फेल हो गया, तो हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। आप कहेंगे सर 60 नंबर लाने के बाद 60 नंबर से फेल हो गया, तो 60 नंबर दे दो वापस उसे, तो अब क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास होने के मार्क्स कितने हैं 60%, तो 60% मार्क्स इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप कह सकते हैं सर ये वाली वैल्यू बनी 120, 60 से काटूंगा तो 2, 1% किसके बराबर आ गया मेरे पास, 2 के बराबर आ गया। टोटल मार्क्स क्या होते हैं 100%, वो कितना हो गया 200, और यही मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि -6 क्या है, रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, हालांकि ये क्वाड्रेटिक बन नहीं रही, तो ठीक है इसे इक्वेशन कर दो खाली कि इस इक्वेशन का भी रूट है। तो हमें बताना है कौन सी वैल्यूज होंगी प्योर क्यू की। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट होता है तो x की वो वैल्यू रख के वो क्या हो जाता है, मेरे पास सेटिस्फाई कर जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो x की जगह -6 रखूंगा तो 36 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -6p हो जाएगा, और -12 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ये आ जाएगा 24, उधर जाके -24, p क्या हो जाएगा -24 डिवाइडेड बाय -6, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। ठीक, अब हमें यहाँ पे भी बताना है। अब देखो यार p पहले ही बाहर कॉमन ले रखा है, यहाँ 0 है तो वो हट ही जाएगा अलग के अलग। ठीक है, हमें k का मान बताना है, हालांकि इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना, k तो वैसे भी x का मान कुछ हो ना हो। आप यहाँ पे देखेंगे p x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, k + 1 बचेगा, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। ये हटा दो, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी ये 0 आ सकता है। हमें पता है p 4 है, x का मान भी दे रखा है -6, तो ये तो 0 है नहीं, तो k + 1 ही 0 होगा, और k का मान कितना आ गया मेरे पास -1। ठीक, तो दोनों वैल्यू निकल गई 4 और -1। अगला सवाल कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता। हमें पता है कि भाई बढ़ाने को तो कितना ही बढ़ा लो आप, 1, 9, 99, 999 बढ़ा तक चले जाओ, तो लास्ट नंबर क्या होता है इन्फिनिटी, और ये कोई नॉन नंबर नहीं होता, तो हम कहते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है भाई। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, नहीं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएंगे, है ना, और 0 भी इंक्लूड कर दूं तो ये बनते हैं मेरे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए हमें नेगेटिव वाले भी लेने पड़ेंगे, तो ये होता है जाके अगर चलता रहे, ये होता है हमारा इंटीजर्स। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, यही बताना था, तो खत्म हो गया। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, अब होल लार्जेस्ट होल नंबर कोई होता है क्या, आप कहेंगे सर वो भी 0 से स्टार्ट होगा लेकिन इनफाइनाइट तक जाएगा, तो लार्जेस्ट होल नंबर कोई नहीं होता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक है, नेचुरल नंबर मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो स्मॉलेस्ट 1 ही होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 गलत थी, वही बतानी थी, तो आगे जाने की जरूरत नहीं थी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, हमारे पास 4 हॉर्सेस हैं जो एक स्क्वायर फील्ड को ग्रेज करते हैं, जिसकी साइड है हमारे पास 63। तो हमने क्या करा, एक स्क्वायर फील्ड यहां पे बना दी जिसकी साइड है हमारे पास 63। 4 हॉर्सेस को ग्रेज करना है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या कंडीशंस दे रखी हैं। कहता है दे आर रोप्ड इन सच अ वे दैट दे कैन टच द मिडल ऑफ ईच साइड,
वो इस तरीके से बांधे गए कि वो ईच साइड के मिडल को टच कर पाए। तो बेसिकली हम जनरली कॉर्नर पे ही उन्हें बांधते हैं, और कॉर्नर पे बांधेंगे तो वो एक रोप की साइज कुछ ऐसी होगी जो एक सर्कुलर पार्ट में वो मूव करेंगे, और ऐसे इधर एक को इधर बांध दिया तो इस तरीके से, इसको एक तीसरे को इधर बांध दिया तो वो इस तरीके से घूमेगा, और इधर तो वो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो मैंने क्रॉस से बनाया ये वो ग्रेज कर पाएंगे। ठीक है, और एक मिडल ऑफ ईच साइड को टच कर पा रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट। हालांकि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, आपके एग्जाम में यही स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो आपको कुछ चीजें खुद से एज्यूम करके चलनी है कि हाँ भाई एग्जामिनर यही फिगर बनवाना चाह रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं हमें हमें बताना है कि वो एरिया जो वो ग्रेज ना कर पाए वो बता दो कितना होगा। अब देखो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारा स्क्वायर बन गया, ये साइड आ गई हमारे पास, ये सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए हमारे पास एंगल्स। तो आप जो एरिया ग्रेज नहीं हो रहा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर स्क्वायर के एरिया में से ये चार क्वाड्रेंट जो बन रहे हैं इनका एरिया हटा दो, है ना। अगर मैं बात करता हूं एक बेसिक तरीके से करोगे तो आप कहेंगे सर स्क्वायर का एरिया होगा 63 का स्क्वायर, इन क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या होगा, एक क्वाड्रेंट होगा 90 डिग्री एंगल होता है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस मेरे पास कितना होगा, आप कहेंगे सर ये इसका यहां से आधे तक जा रहा है ना, तो ये होगा 63/2, तो 1/4 पाई इंटू में 63/2 का होल स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया कितने हैं 4, तो इंटू में 4 माइनस करके अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका करने का। लेकिन मेंसुरेशन में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बता रखा है कि मेरे पास भाई जो टोटल एरिया है, जो ये वाला एरिया व्हाइट वाला और टोटल ग्रे वाला एरिया है, अगर मैं बात करूं इनका रेशियो हमें पता होता है, टोटल ये व्हाइट वाला और ये ग्रे वाला एरिया इनका रेशियो होता है 14:11:3। ठीक है, तो मैं कह सकता था भाई 14 रेशियो किसे, स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज 63 स्क्वायर को, और हमें वैल्यू बतानी है 3 रेशियो की, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं पूरा बेसिक से ही आपको बता रहा हूं, तो बेसिक से ही कर लेते हैं। आप देखेंगे पाई को मैं क्या लिख सकता हूं 22/7, और ये चार क्वाड्रेंट 90 90 90 90 चारों का सम कितना हो गया 360, मतलब एक सर्कल ही बनाएगा, इन चारों क्वाड्रेंट्स को मिला देंगे तो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर भी आप लिख सकते थे, ये 4/4 कटना ही था। अब यहाँ पे देखो 63 स्क्वायर को आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, बात वही आ जाएगी मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 1 माइनस 22/7 इंटू में 4, यहां से काट दूंगा 11 और यहां से कटेगा मेरे पास 2, 14 बनेगा, 14 माइनस 11 डेट इज 3, तो मेरे पास 63 इंटू में 63 इंटू में यहाँ पे 3/, यही आ गया। मैं ये कह रहा था 14 इसके बराबर और 3 का मान बताना है। ठीक, सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे। चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं, देखो आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन करना चाहे कैलकुलेशन, वरना यूनिट डिजिट तो सबकी सेम दे रखी है, उसके बाद सेकंड लार्ज डिजिट भी पूरा सोल्व करके निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये देखो क्या हो सकता है, मेरे को क्या चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे आप कहेंगे सर ये मेरे पास 14 है, 7 से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये पूरा पार्ट मेरा क्या होगा 9 से कटेगा। अगर मेरे को 2 को एलिमिनेट करना है तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करूंगा तो मेरे पास आंसर जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, मेरे को ये पता है, और 9 का मल्टीपल है तो 9 से भी कटेगा। तो आप चेक कर लो कौन सी वैल्यू मेरी 9 से कट रही है। 15 और 5 20, 9 से नहीं कटेगा। 10 और 7 17, 9 से नहीं कटेगा। 18 9 से कट रहा है, 13 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन था जो 9 से डिविजिबल था, तो वही मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारे पास इस ग्राफ में क्या दे रखा है, 2021 और 2022 में सेल्स दे रखी है टेबल फैंस की इन थाउजेंड्स, एक शोरूम की। ठीक है, जिसमें 5 तरह के फैंस दे रखे हैं, ए बी 5 तरह के शोरूम्स हैं, उनकी सेल्स दे रखी है 2021 और 2022 में। हमें बताना है जो टोटल सेल है शोरूम बी की दोनों सालों में, वो कितना प्रतिशत है जो टोटल सेल है शोरूम बी की दोनों सालों में। तो ये कितना हो गया 155। शोरूम ई की टोटल सेल कितनी हो गई 195। इसका परसेंटेज बताना है कि भाई ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो 100% से मल्टीप्लाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो यहाँ पे 100% तो होता है 1 ही होता है एक तरीके से,
पॉइंट में दे रखा तो परसेंटेज में नहीं निकालना, तो इसे एडिटिव यहीं पे छोड़ दो। काट दोगे आप, किससे काटोगे, 5 से काट दो, 31 डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा 39। अब क्या वैल्यू आएगी, सोल्व कर लो। पहले तो पॉइंट लगेगा, 310 बन गया, लगभग कितने टाइम्स, 7 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स तो पूरा नहीं हो पाएगा। 7 से करेंगे तो मेरे पास 273 आया, फिर 37 बच गया, तो फिर 9 आएगा, 0.79 समथिंग, एक ही ऑप्शन में डी में वही आंसर हो जाएगा। इनका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि क्या होगा। देखो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर फ्रैक्शन का निकालना हो तो हम ये देखते हैं कि भाई ये सारे लीस्ट फ्रैक्शन में है नहीं, मतलब कुछ कट तो नहीं रहा इनमें, 2 और 3 नहीं कट रहा, 8 और 9 नहीं कट रहा, 16 और 81 नहीं कट रहा, 10 और 27 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो हम कहते हैं यार ऊपर वाले का HCF ले लो और नीचे वाले का LCM ले लो, न्यूमरेटर्स का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। तो HCF ऊपर वाले का निकालूंगा तो 2 ही आएगा, और नीचे वालों का अगर LCM लूंगा तो भाई ये सारे 3 की पावर है और 3 की मैक्सिमम पावर 81 में है, तो 81, 2/81 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। रीजनिंग के क्वेश्चंस DI वाले जो हम मैथ्स मतलब SSC में मैथ्स में और इसमें रीजनिंग में जाते हैं DI के क्वेश्चन, हालांकि मैंने DI का मैथ्स में भी आपको अलग से करा दिया। कहता है यहाँ पे 7 स्टेट्स दे रखी हैं, उनके अंदर राइस का प्रोडक्शन दिखा रखा है इस पाई चार्ट के थ्रू, जिसमें डिग्रीज में दे रखा है कि कितना कितना डिग्री। आपको पता है जब पाई चार्ट होता है तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है सारी स्टेट्स में मिला के अगर टोटल राइस का प्रोडक्शन 20,000 टन था तो बता दो राइस का अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्शन कितना होगा केरला के अंदर। आप कहेंगे सर 360 डिग्री किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20,000 टन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे केरला में कितना है 48%, किसे रिप्रेजेंट करेगा। आप देखो यहाँ पे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू में 48, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 से काटूंगा या 12 से काट दो 4 और ये आ जाएगा 3, तो मेरे पास यहाँ पे 8,000 आ गया डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना 2667 अप्रोक्सीमेटली ये जाएगा। अगला सवाल हमारे पास सेम क्वेश्चन है, कहता है कि अगर टोटल प्रोडक्शन हमारा 18,000 टन है तो बता दो राइस रेशियो क्या होगा, राइस का प्रोडक्शन ओडिशा के द्वारा और राइस का प्रोडक्शन कश्मीर के द्वारा। अगर रेशियो बताना तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ओडिशा के आगे सेंट्रल एंगल है 42 डिग्री और कश्मीर के आगे 54, तो 42:54, 6 से काट दोगे तो 7:9 यही आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास कहता है जो फॉरेनर्स इंडिया में आए ना एज टूरिस्ट इन 5 कंट्रीज से, USA, UK, UAE, चाइना एंड ईरान, वो दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है इस टेबल को ध्यान में रखते हुए कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है ट्रू है। तो 3 फॉल्स होंगी, एक ट्रू होगी, हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहला कहता है कि जो टूरिस्ट सारे के सारे यूके से आए हैं 2015 में और जो 2016 में आए हैं वो सेम है, सॉरी जो रेशियो होगा जो टोटल टूरिस्ट आए हैं यूके से 2015 और 16 में, उनसे अगर रेशियो निकालूं चाइना के टूरिस्ट का सेम ईयर्स में तो वो आएगा 27:13। भाई मुश्किल है या नहीं है, पहले 2016 और 2015 के इनके सारे टूरिस्ट जो आए हैं यूके के और जो आए हैं चाइना के, इनका सम करके रेशियो निकालना है। पहले 0 तो कट ही जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 75 और इधर बचेगा मेरे पास 81। 27:13 तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, 13 का मल्टीपल है ही नहीं तो कट गया, ठीक। सारे ईयर्स को अगर मिला लें तो जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट यूएई से आए हैं वो हायर देन द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ईरान। यूएई और ईरान को कंपेयर करके बताना है कि भाई ये वाले ज्यादा है और इससे। अगर आप ऊपर से नजर भी डाल लेना यहाँ पे तो भाई मेरे को ये समझ में आ रहा है, देखो ये 250, 280, 240, ये 400 की रेंज में जा रहे हैं, फिर 350, फिर ये 300, 380 और ये 540 और ये 420।
मेरे को डिफरेंस अगर मैं ऊपर से अपनी ऑब्जर्वेशन पावर से करूं ये वाली चीज, तो मेरे को समझ में आ रहा भाई यूएई में ज्यादा आए हैं, जबकि सॉरी ईरान में ज्यादा आए हैं जो कि यूएई में आए हैं। आप चाहें तो सम करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सम करूंगा यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 53, 50, 67, 77 और यहाँ पे 107 लगभग ये आ रहा है ना। और यहाँ पे 88, 93, ये तो 20 क्रॉस कर रहा है, लगभग ये आ रहा है, तो काफी ज्यादा है ये वाली वैल्यू, है ना। तो ये भी गलत हो गई। जो यूके है में टूरिस्ट हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं हर साल इन दी फॉलोइंग ईयर्स। तो ये तो बहुत आसान है चेक करना कि हर साल इंक्रीज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गई। ट्रू वाली बतानी थी तो 3 गलत हो गई, यही सही होगी। द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए फ्रॉम 2000 टू 2013, 12 to 13 वो 60%। 2012 से 2013 में यूएसए के 60% बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। 10% होगा 30, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 इंटू 30 कितना होता है 180, 180 बढ़ा है, सही है। अगला सवाल, अब इस तरह के सवालों में देखो वैसे तो मैंने सीक्वेंशियली कर लिया, आप ये चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई कौन सी स्टेटमेंट का निकालना आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते कर रहे हैं तो उसी में दिख जाता है कि चलो सॉल्व करते हुए चलो, वरना कहीं ज्यादा कैलकुलेशन आती है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट है बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा कुछ सोल्व करना पड़ रहा है उसमें, तो उसे आप लास्ट के लिए छोड़ दो। हो सकता है उससे पहले ही आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए तो उस तक चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर नहीं मिलती तो लास्ट में वही आंसर होगा हमारा, राइट। क्वेश्चन में कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट आए ना सारी कंट्रीज से 2017 के अंदर, वो 40% ज्यादा है जो सारी कंट्रीज से 2016 के अंदर टूरिस्ट आए हैं, ठीक है। तो इन सब का सम करूंगा, इससे 40% आज ज्यादा आएंगे 2017 के अंदर। कहता है कि अगर उसका 1/7 पार्ट सिर्फ यूएसए से आया है तो यूएसए से कितने लोग इंडिया में विजिट करे हैं 2017 में। तो बेसिकली आपको इन सब का सम निकालना है। तो इसमें 40% ज्यादा है तो 40% बढ़ाओगे तो आप कहोगे सर 7/5 करना पड़ेगा, 40% बढ़ा दिया तो टोटल टूरिस्ट 2017 में इतना है। यूएसए से कितना है, इसके 1/7 आए, तो ये हमें 1/7 करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आंसर क्या आएगा। आप देखेंगे 7 से 7 कट जाएगा, मेरे को इन सब का सम करना है और उसको 5 से डिवाइड करना है। अब ये 5 ही कंट्रीज की बात चल रही है तो, और 5 से डिवाइड करूंगा तो मैं कह सकता हूं बेसिकली मेरे को एवरेज ही निकालना है। तो इन पांचों का एवरेज आपको 4 ऑप्शन से निकालना है। आप देखो ये सारी वैल्यूज किधर लाई कर रही हैं मेरी, या तो सम करके भी बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है उससे भी कर सकते हो आप, वरना आप देखो यहाँ पे ये 500 400 की लाइन में भी है और कुछ 350 के आसपास भी है। अगर मैं 500 से डेविएशन निकाल के देखूं इसका, तो 500 से ये क्या है, मेरे पास ऑप्शंस देखो ये है 562, 516, 664 और 446। अगर इनका एवरेज किधर जा सकता है, आप देखोगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही मेरे पास 540 है, तो जो इनका एवरेज होगा 540 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बचे। और इसमें अगर मैं देखूं 516 लाने के लिए मेरे को ज्यादातर वैल्यूज 500 के आसपास लानी पड़ेगी, ये तो 500 से बहुत छोटी भी है, तो यही मेरा आंसर हो सकता है, ये भी नहीं होगा। हालांकि आप निकालना चाहो तो आप डेविएशन निकाल लो 500 से कितना होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे -10 का डेविएशन है 500 पे, यहाँ पे -70 का है, यहाँ पे +40 का है, यहाँ पे -150 का है और यहाँ पे मेरे पास क्या है -80 का है। तो माइनस वाला बहुत ज्यादा है तो मेरा जो एवरेज होगा 500 से कम ही होगा, तो यही आंसर हो सकता है, ठीक। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लर्नड अ लॉट। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अभी आपसे यही अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर
अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।